कुछ पेशेंट डिमांड करते हैं उनको ये गानी चाहिए। अच्छा। तो दैट इज आल्सो गुड। हम बोलते हैं बाबा ठीक है आपको ठीक ये है। गाना चाहिए तो वो गाना लगा। सुनो, हम भी वही सुनेंगे। बिकॉज हमारे पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं who are physically not in a very good state टू डू द TMT। So, ऐसे केसेस में क्या करना उसके लिए हम स्ट्रेस इको एंड स्ट्रेस TMT करते हैं। अच्छा जिसके लिए हम डोबुटामिन नाम का इंजेक्शन देते हैं। अच्छा डोबुटामिन ये जो होता है ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और हार्ट रेट बढ़ाता है। अच्छा एक्सरसाइज से भी हम सेम करते हैं। हाँ। तो डोबोटामिन हम उसको एक इन्फ्यूजन रहता है पंप, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं। एवरी मिनट थोड़ा थोड़ा जाता है तो उसका हार्ट रेट हम बढ़ाते हैं। लाइक 70 है फिर 90 हो जाएगा, फिर 100, फिर 120, 140। तो मेरा जो टारगेट है हार्ट रेट बढ़ा के हार्ट को स्ट्रेस देना है। तो दैट इज अचीव बाय दिस ड्रग। एंड देन वी सेम टाइम हम ECG लेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट हो जाएगा और वो इको करेंगे तो स्ट्रेस इको हो जाएगा। तो ऑल मॉनिटरिंग एंड इट इज सेफ। वी रूटीनली डू ऑल दिस टेस्ट। यूजुअली हम ये कुछ बिग मेजर सर्जरीज जब होती है जैसे आर्थोपेडिक सर्जरी है, पेशेंट को तो फ्रैक्चर है, अभी उसको कहाँ दौड़ोगे। एग्जैक्टली। तो उस पेशेंट के लिए सर्जन रहता है कि भाई पेशेंट का 70 इयर्स ओल्ड है एंड आई एम सस्पिशियस कि उसको हार्ट डिजीज होगा एंड आई हैव टू डू अ बिग सर्जरी। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है विल डू द स्ट्रेस इको। फर्स्ट टेस्ट यू ऑर्डर फॉर अ पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड फटीग। अगर अनएक्सप्लेन फटीग है तो मैं यूजुअली शुगर्स करूंगी उसके, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में काफी बार देखा पेशेंट बोलता सर बहुत थकवा आ गए हैं एंड देन आई ड्यू द शुगर्स इट्स फाउंड टू बी वेरी हाई। One number on a blood report that always catches your eye. Usually LDL, if LDL more than Raises an alarm. Which is riskier, a high LDL or a low HDL? This is a very good question. Because अगर आपका HDL Which is the good या lipid. गुड कोलेस्ट्रॉल अगर वो नॉर्मल रेंज से मतलब अच्छा है तो दैट आपका एक रिस्क फैक्टर वो कम करता है, इतना उसका वेटेज है। बट LDL और HDL दोनों पकड़ोगे तो आई विल से LDL इज मोर डेंजरस थिंग। When it comes to heart health, common tests like ECG, echocardiogram, and stress tests are routine. But do we truly understand what their results reveal? In this episode, we dive deep beyond the numbers and jargons to uncover what these tests really mean. From decoding critical markers like ejection fraction, cholesterol levels, to busting some common myths around cardiac screenings, we will break down your results in a clear and easy to understand way. Whether you are staying on top of your heart health or just trying to understand what those numbers really mean, this episode offers insight to support you every step of the way. Joining us today is Dr. Hiralal Pawar, a highly skilled and compassionate cardiologist with over a decades of experience in managing complex heart conditions. After completing his DM in cardiology from Sion Hospital, Mumbai, Dr. Hiralal has become one of Maharashtra's most trusted name when it comes to cardiovascular care. He specializes in diagnosing and treating a wide range of heart diseases with a personalized, patient first approach. His dedication in both preventive and advanced treatments of cardiology continues to make him a meaningful impact in the lives of the patients he treats. Hello and welcome to Sayadri Health Talks. I'm Dr. Tushita, and today we have with us Dr. Hiralal Pawar. Hello, sir. How are you? Yeah, fine. Welcome on Sayadri Health Talks. How are you? How is your practice going? I know I pulled you out of the cath lab. Yes. So आज आपके केसेस थे काफी सारे एंड वी वेटेड पेशेंटली ताकि आप खत्म करके सुकून से आ सके. So tell us about how does a day in the life of Dr. Hiralal Pawar looks like? Basically, the day is quite busy. वो तो होगा Daily, ही. yeah. मेरा जो दिन है वो सुबह जल्दी स्टार्ट होता है, प्रोबेबली मतलब 6 बजे से ही मैं मेरे केसेस स्टार्ट करता हूँ एंजियोप्लास्टिस, बिकॉज दीज आर लाइक क्रिटिकल केसेस. तो अगर जल्दी सुबह किया तो दिन भर वो मॉनिटरिंग भी होते हैं एंड दैट इज बेटर फॉर मी आल्सो एंड फॉर पेशेंट आल्सो. Correct. And then after my cases around 11:30 my OPD starts, which is continue till 7 p.m. in the night.
और उसके बाद में फिर मैं मेरे दिन के कुछ केसेस रहते हैं वो वापस करता हूँ, हम्म तो वो भी मेरे 10 या 11 तक चलते हैं, काफ़ी बार 12 भी हो जाता है। माय गॉड तो इट्स अ 6 AM to 12 PM in the 12 AM in the night. so That was long yeah, long working hours. working So hours. maximum आज तक what is your top record? कितने केसेस किए हैं आपने? I mean ऑपरेट कितने किए हैं एक in 24 hours? मैंने 26 केसेस किए, In one या day, वन डे, 26 या cases. Oh my 26 God, केसेस, that's उसमें से huge. 13 एंजियोप्लास्टीज थी और अच्छा, 13 एंजियोग्राफीज, ऐसा टोटल 26 केसेस। 26 cases. So you always wanted to be a cardiologist, या huh? या From beginning. या बिगिनिंग। And what inspired you to be one? इंस्पायर बेसिकली जब मैं ये था, मतलब छोटा था, तो जब देखता था कि कुछ हार्ट का डॉक्टर बनेंगे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना क्या है। करना है? एमबीबीएस के बाद जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में बहुत अच्छा था, मेडिकल नॉलेज अच्छा था, तो मैंने एमडी मेडिसिन किया। लेकिन बैक ऑफ द माइंड था कि कुछ तो हार्ट इंटरवेंशन रिलेटेड इंटरवेंशन वाला अच्छा कुछ करना इंटरवेंशनल कुछ चाहिए, करना है लेकिन मेडिसिन करने के बाद एक ही ऑप्शन था कि हम्म कार्डियोलॉजी, अच्छा देन यू कैन कम इनटू अ सर्जन कैटेगरी। करेक्ट या तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं था, कार्डियोलॉजी कर लिया। we also know that you are a gold medalist या so tell us that journey tell us about that journey दैट जर्नी इज वेरी स्ट्रगल था बहुत। जब 2012 में मैंने जब कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया, तो मुंबई में मैंने साइन हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। तब मेरी वाइफ थी, मेरा एक छोटा बच्चा था, उसको हेल्थ चैलेंजेस थे, तो इट्स वेरी मतलब फैमिली थी, बच्चे थे, एंड देन आई ज्वाइन कार्डियोलॉजी रेसिडेंसी, और वहाँ 12-15 घंटे काम करना, उसके साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे मम्मी को मैंने गांव से बुला लिया था, सो दे हेल्प मी अलॉट। मेरे so पिताजी mother came for rescue या और बीच में जब पढ़ाई के टाइम पे भी बहुत दिक्कत आती थी। मेरा बच्चा था तो काफी किताबें फाड़ देते थे, छोटा था, इज 3 years old। फिर हमने एक ऊपर रैक बनाया था, सब हाँ। किताबें ऊपर रहती थी, ताकि हाथ ना हाँ, पहुंचे हाथ ना पहुंचे उसके लिए। So तो beautiful journey, I हाँ, must say, and a big congratulations to you for achieving the dream या of your childhood dream, must say. So diving into today's topic, which is we are not going to talk about any ailment, but we are going to talk about the lab parameters. तो होता क्या है usually whenever we talk about preventive cardiac कार्डियोलॉजी, या preventive cardiology, बहुत बातें होती है अबाउट हेल्थ चेक्स कि यू मेक श्योर यू गेट अ स्ट्रेस टेस्ट डन, ईसीजी करवा लो, 2D इको करवा लो, बट फॉर अ लेमैन इट गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड ऑल दीज। सो इफ आई हैव टू बिगिन विथ कि ऐसे कौन से टेस्ट्स है जो एक हेल्दी हार्ट के लिए करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑल दोज टेस्ट्स विल बी एनुअली करवाने के लिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी जो ऑडियंस हमारे, दे आर लाइक हेल्दी ऑडियंस, एंड टू कीप हेल्दी, वो लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कम से कम 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना बहुत जरूरी है। बिकॉज इन अच्छा। ओपीडी वी आर सीइंग सो मेनी यंग पेशेंट्स जो दूसरी चीज़ों के लिए आते हैं, एंड देयर बीपी फाउंड टू बी 200 एंड दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर को मैं साइलेंट किलर बोलूँगा। सिमिलरली डायबिटीज आल्सो, बिकॉज इन ओपीडी, मेरे जो ओपीडी है उसमें मैं हमेशा हर पेशेंट का शुगर चेक करवाता हूँ। तो मुझे मेरे ओपीडी में रोज 10 डायबिटीज नहीं मिलते। दैट वाज सो बिग प्रेवालेंस ऑफ डायबिटीज इन कम्युनिटी, दे डोंट नो दे हैव डायबिटीज। सो ये 2 टेस्ट तो करवानी ही है, बेसिक टेस्ट है। शुगर तो अपन उंगली को थोड़ा नीडल लगा के तुरंत अपन ग्लूकोमीटर पे चेक कर सकते हैं, और बीपी तो कहीं भी चेक होता है। यू कैन चेक एट योर होम आल्सो विद द डिजिटल मॉनिटर। उसके साथ में कम से कम साल में एक बार अपना ईसीजी करवा लेना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर पेशेंट को कभी चेस्ट पेन होता है या कोई दिक्कत होती है, तो डॉक्टर हमेशा पूछते हैं पहले कभी ईसीजी हुआ है क्या, हमें चेक करने के लिए दो, एंड वी डोंट हैव एनी ईसीजी। तो ये बहुत बुरी बात है। काफी बार पेशेंट को, मतलब मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आता है, उन्होंने लाइफ में कभी कोई टेस्ट नहीं किया रहता। तो दैट वाज सो सैड। मुझे लगता है कि अगर वो लोग कभी कुछ टेस्ट करा लेते तो शायद वो उनके हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते थे, या तो अर्ली पिकअप कर सकते थे। मतलब उनको वो इमरजेंसी क्रिएट होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बट वो अपने कम्युनिटी में उतना प्रिवेंटिव पे लोग ध्यान नहीं देते। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग कि मैं जब बीमार होऊंगा तब देख लूंगा। तो दैट वाज द माइंडसेट। तो वो मुझे
लगता है कि वो चेंज करके थोड़ा बहुत अपन प्रिवेंशन की तरफ जाएगा तो दैट इज बेटर। और एक टेस्ट जो है 2D को, वो भी मुझे लगता है कि एक 35 ईयर्स के बाद एक बार तो 2D को करवा लेना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या रहता है कि 2D को भी अपने को हार्ट का फंक्शन पता चलता है, वाल्व पता चलते हैं, कोई होल रहेगा, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक ASD जो हार्ट में छोटा होल होता है, दैट इज नेवर पिकअप, क्योंकि पेशेंट कभी कुछ चेक नहीं करता एंड देन सडनली कभी 45-50 के बाद, या कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स रहते हैं वो डिलीवरी के टाइम पे हमारे पास इको के लिए आते हैं क्योंकि कुछ आवाज आ रहा है, डॉक्टर बोलता है, देन वी फाइंड कि दे हैव अ होल। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ चीजें अपन पिकअप कर सकते हैं अगर अपन प्रिवेंशन के मामले में देखेंगे तो। उसके साथ में 2D को पे अपने को कुछ वालुलर हार्ट डिजीज है क्या, वाल के कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, वो पता चलता है। और एक बार अगर तुम्हारी इको नॉर्मल है आफ्टर 35, यू डू अ नॉर्मल इको, देन मुझे लगता है कि बाद में इतनी जरूरी नहीं है कि आप हर साल करो। अच्छा 2-3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में आप एक बार कर सकते हैं, अच्छा क्योंकि वंस इट इज नॉर्मल तो बाद में तो होगा नहीं ना उसमें, बाद में तो होल नहीं होगा और True. बाद में वाल भी खराब होने के चांसेस कम है। चांसेस कम तो 4-5 साल में एक बार करना जरूरी है। उसके So, बाद हो में गया ECG, हो गया 2D इको, हो गया स्ट्रेस टेस्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो काफी अंडररेटेड टेस्ट है। अच्छा लोगों को लगता है कि उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, उस पर इतना पता नहीं चलता, बट मुझे लगता है कि दैट इज अ वेरी गुड टेस्ट, बहुत इजी है। ब्लॉकेजेस डिटेक्ट करने के लिए मैं बोलूंगा एकदम दैट इज अ apt. बेस्ट टेस्ट। यू कैन हैव अ सस्पिशन, वो टेस्ट पे रहता है, और वो टेस्ट पे ही हम काफी पेशेंट को पिकअप कर लेते हैं। Stress test. स्ट्रेस टेस्ट, So, what are these stress tests typically? TMT? या स्ट्रेस टेस्ट मीन्स इट अ TMT। बेसिकली उसके लिए हम पेशेंट को एक 3 मिनट्स के जो स्टेजेस होते हैं उससे हम पेशेंट को 6 स्टेज तक ट्रेडमिल पे चलाते हैं, स्पीड उस पे बढ़ता है, थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ता है, और उस टाइम पे हम लोग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब मॉनिटर करते हैं। अगर इस चीज में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइक ST डिप्रेशन या स्टेबुलेशंस, तो हम पेशेंट को रुकवा देते हैं, देन इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट। तो हम पेशेंट्स को एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, सर मेरा पॉजिटिव है मतलब मुझे ब्लॉक है ही क्या? तो काफी बार उसका जो सेंसिटिविटी है वो 60-70% है। 30% टाइम्स आपका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव रहने के बावजूद आपको ब्लॉकेज नहीं निकलते। देयर आर समथिंग डिफरेंट लाइक ब्रीच। मतलब ब्रीच का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट की नस होती है वो मसल से जाती है, तो जब आप दौड़ते हैं तो वो उस पे कॉम्प्रेशंस आते हैं तो ब्लड फ्लो कम होता है, तो दैट इज अ एनाटॉमिकल वेरिएंट, तो इट इज नॉट अ ब्लॉकेज। तो उसके कारण भी वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। कुछ लोगों को स्लो फ्लो रहता है, मतलब उनका जो खून है वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, स्लो फ्लो रहता है, तो उसके कारण भी वो पॉजिटिव आ सकते हैं। बट फॉर मी ऑन स्ट्रेस टेस्ट ये ब्लॉकेज है या ये ब्रीज है या स्लो फ्लो है ये हम नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंजियोग्राफी। तो फिर हम सो अगर किसी का स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर पेशेंट बहुत यंग है, हेल्दी है, और हमें लग रहा है कि उसको ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा लग रहा है, बट स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, अगर मेरा सस्पिशन है कि ये फॉल्स पॉजिटिव रह सकता है, तो आई सजेस्ट देम CT एंजियो। अच्छा, क्योंकि कैथेटर जो एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं हाथ से, उसमें हम कैथेटर अंदर डालते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो पेशेंट को ब्लॉकेज निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेज नहीं निकलेंगे या बहुत कम रिस्क है, उसको कोई डायबिटीज नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, नथिंग, नो फैमिली हिस्ट्री, मैं सब पैरामीटर देख लेता हूँ और मुझे मेरा सस्पिशन बहुत लो है, तो आई ऑलवेज एडवाइज अ CT एंजियो, जस्ट रोल आउट द एनाटॉमी एंड फॉरगेट। अच्छा. And so this is the case where you feel that the patient might not be at, it might be a false positive. Yeah. In case where you don't feel that it's a false positive, I mean, you feel that the test might be, I mean, the stress test being positive might be true. Yeah. उस केस में आप क्या रेफर करते हो नेक्स्ट? उसके लिए तो फिर एंजियोग्राफी रहती है। Next is angiography. Okay, so you spoke about ECG, 2D echo, stress test, which is the TMT. What are the other tests a person must do if we talk about the blood parameters? Blood parameters में कौन से tests आ जाएंगे which are must do in a year? ब्लड टेस्ट में हम लोग जो करते हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 20 ईयर्स हर पेशेंट ने लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। अच्छा, बिकॉज नाउअडेज इट्स इजी टेस्ट। आप जाओ लैब में, खाली पेट जाओ और देन यू जस्ट टेक द सैंपल, आपका रिपोर्ट रेडी हो जाता है 3 आवर्स में। तो उसमें हमें काफी पैरामीटर्स पता चलते हैं। LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि आजकल बोल रहे हैं कि लिपिड एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन, दे आर नाउ सेइंग कि कीप एज लो एज पॉसिबल, LDL should be as low as possible। आप कम से कम 70 के नीचे रखो,
टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। Hmm. लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में जब हम लोग चेक करते हैं तो इट्स फाउंड टू बी 130, 150, 200 तक मैंने देखे, 250, 300 LDL आई सीन इन माय Oh my पेशेंट्स। God. Okay. और उनमें से मैंने एक का एंजियोप्लास्टी भी किया था, नो अच्छा। रिस्क फैक्टर, ओनली LDL 300। Mm-hmm. फिर उसके लिए मुझे उनको कोलेस्ट्रॉल के इंजेक्शंस भी देने पड़े, व्हिच इज वेरी रेयर, बट वी Mhm. यूज दैट आल्सो। And what is the recommended level of good cholesterol? I mean, good lipid profile, which is गुड HDL. लिपिड प्रोफाइल इसमें रहता है LDL, ये ऑलमोस्ट अगर 70 के नीचे है तो इट्स अ गुड बेस्ट। ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150। Mm-hmm. देन आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपका 150 के बाजू में होना जरूरी है। एंड देन HDL इट शुड बी मोर देन 40। अगर ये सब पैरामीटर्स अगर आपके हैं तो इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। So, जैसे आपने कहा कि you have given us some certain marker कि LDL should be at this level, HDL should be at this level. So, what level of variation is okay? मतलब what I'm trying to understand here is, suppose if you are saying a level has to be at 150, तो कितना plus minus is okay? कि अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये ठीक हो सकता है एंड might not need Medicines. medicines immediately. या दिस इज गुड। काफी बार लोग बोलते हैं कि सर आप 70 बोल रहे हो और हमारा 100 है तो क्या करना है। तो मुझे लगता है कि 100 इज ऑल्सो ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैब पैरामीटर में आप देखोगे तो लैब पैथोलॉजी लैबोरेटरी में उन्होंने लिखा है ऑप्टिमल इज लेस देन 100। बट क्या होता है कि जितना हम लोग को सोचेंगे कि यही मेरे को अचीव करना है, देन दैट शुड बी द मोटिवेशन। अब 100 इज ओके तो 3 महीने के बाद लिपिड लेके आओगे तो इट इज 130 आल्सो। When you try to keep it is 70, then it will be up to 100. So are you suggesting that if you see that a particular level which has to be at 150, for instance, मैंने आज टेस्ट कराया, मेरा समझ लीजिए 160 आया, ठीक है? So I obviously do a lifestyle check that I incorporate more healthy diet, exercise, lifestyle modifications, and then after a couple of months I get the test done again and come back to you. Yeah, sure. So how many months are we talking Usually about? 3 to 6 month हम बोलते हैं रिकमेंडेड है। और काफी लोग बोलते हैं कि सर कोलेस्ट्रॉल का दवा चालू किया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा क्या? तो मेरा आंसर उसको है कि वंस यू हैड अ डिसलिपिडीमिया, योर कोलेस्ट्रॉल आर एबनॉर्मल, यू स्टार्ट मेडिसिन, उसके साथ में आपका डाइट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग यू चेंज। उसके बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल विथ मेडिसिन हम लो लाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप द मेडिसिन, एंड वंस 3 months वी विल रिपीट द टेस्ट, एंड वंस अगेन आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो देन इट्स हाई रिस्क, आपको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी रह सकती है, दैट इज फैमिलियल डिसलिपिडीमिया। इट इज समथिंग एबनॉर्मल। लोग बोलते हैं सर हम कुछ नहीं खाते, हम नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते, नथिंग, तो भी मेरा कोलेस्ट्रॉल 300 है। तो इट हैपेंस, इट इज अ फैमिलियल डिसलिपिडीमिया, इट्स जेनेटिक वेरिएंट। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने का जो सिस्टम है, या सिस्टम थोड़ा फास्ट रहता है, एंड आपको एक ये कि कोलेस्ट्रॉल नाइट में ही बनता है। दैट काफी बार लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन सर नाइट में क्यों, मैं दिन में लिया तो चलेगा क्या? तो मेरा आंसर है कि नहीं, नाइट में लेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो होता है दैट इज मेड इन द बॉडी इन द नाइट। सो आप अगर नाइट में 8-9 बजे अगर टैबलेट लोगे तो इट विल पीक एट 12। उस टाइम पे वो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे एक्ट ऑन द एंजाइम्स, जो कोलेस्ट्रॉल बनने का जो पाथवे होता है उसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं जो बनाने के लिए, तो वो एंजाइम्स को इनिबिट करता है वो ड्रग्स। तो नाइट में बेस्ट रिजल्ट रहता है, बिकॉज आई हैड सीन सम पेशेंट दे टेकिंग मॉर्निंग कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स एंड समबडी टेकिंग नाइट, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, अभी बात करेंगे कैल्शियम स्कोर्स के बारे में। So what are these calcium scores and how does it indicate or contribute to a heart health? Calcium scores का क्या रिलेशन है? कैल्शियम स्कोर का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है यूजुअली ये CT एंजियो पे होता है। इट इज नॉट सीन ऑन ECG और इको पे नहीं पता चलता। इको पे समटाइम्स हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि वाल पे थोड़ा कैल्शियम जमा हो रहा है पेशेंट्स को, या उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत हायर साइड रहता है पेशेंट्स का। तो दीज आर सम लिटिल पैरामीटर्स। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट ब्लड कैल्शियम, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट नहीं, it's a coronary calcium. Yeah, because many people might get confused कि blood calcium levels भी which is being monitored. Yeah, it's a coronary calcium. तो ये CT एंजियो पे पता चलता है। जब CT स्कैन करते हैं, आपको पता होगा CT एंजियो इज नाउ बिकमिंग लाइक चलो मतलब मेरे पास हम पेशेंट आते हैं, सर हम हर साल करवाते हैं, वी गो टू पुणे, मुंबई या तो नासिक में भी हम करवा के आते हैं, देन विल शो द रिपोर्ट्स। लेकिन CT एंजियो
के जो एडवांटेज है उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी है. Mhm. यू हैव टू, मैंने जैसे बोला, इट्स फॉर अ लो रिस्क केसेस. Hmm. इट शुड नॉट बी लाइक पेशेंट को डायबिटीज है हेवीली, उसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, उसको क्लासिकल एंजाइना है, ईसीजी चेंजेस है, इको पे ईएफ कम है, देन यू आर एडवाइजिंग सीटी एंजियो. बिकॉज सीटी एंजियो करके आपको बाद में कैथेटर एंजियो करना ही पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इंटरवेंशन फ्रॉम सीटी एंजियो. सीटी एंजियो से आप ब्लॉक नहीं निकाल सकते. सीटी एंजियो आपको बता देगा भाई ब्लॉक है, उसका जो परसेंटेज है वो भी अपने को पता नहीं चलेगा. सीटी एंजियो बोलेगा 70% है, जब हम एंजियोग्राफी करेंगे कैथेटर वो बोलेगा नहीं इट इज 90%. So that variability comes, but definitely calcium स्कोरिंग का जो उनका जो अगेंस्टन स्कोर होता है दैट इज अ वेरी गुड स्कोर. उसके ऊपर वो बताते हैं कि भाई, और उसमें अगर कैल्शियम स्कोर आपका बहुत हाई है देन आल्सो सीटी एंजियो का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है. इट्स जस्ट टेल की, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था, इज कैल्शियम स्कोर इज लाइक 1000, ही वाज एडवाइज एंजियोग्राफी. मैंने एंजियो किया तो इट वाज एंजियो इज नॉर्मल. उसको जो कैल्शियम था दैट वाज एक आर्टरी के बाहर से कैल्शियम था, इनसाइड से आर्टरी ओके था, उसका फ्लो अच्छा था. अच्छा, बट सिटी या बट सिटी एंजियो पे उन्होंने बोला 1000 स्कोर, इट्स अ वेरी हाई रिस्क केस एंड यू हैव टू डू एंजियो. दे आर ट्रू, बिकॉज वो तो बाहर से देख रहे हैं ना. बट दिस अगर ये लूमेन है, सिटी का जो हम अंदर से देखते हैं एंड सिटी इज सीइंग फ्रॉम दिस साइड. अगर यहाँ से कैल्शियम है बाहर से तो उनको तो बहुत, या फिर उनको अंदर का ब्लॉक नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है भाई बहुत कैल्शियम, इसको तो बहुत ब्लॉक होगा, यू डू द एंजियो. We did the angio, artery तो अच्छी है अंदर से. So what would be one test which can actually very accurately interpret what level of blockages do we have? The gold standard is angiography. Yeah, there is no other alternative. एंजियोग्राफी पे काफी लोग बोलते हैं सर आपने बोला 90% है, और दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया उसने बोला 80% है. तो 80, 90, 95, 99 इट्स जस्ट अ सब्जेक्टिव वेरिएशन. जिसका एक्सपीरियंस, जिसने जितने केसेस देखे उसका वो इंटरप्रिटेशन रहता है. वी ऑलवेज गिव बाय विजुअल परसेंटेज, बट हमारे पास क्यूसीए रहता है. हमारे जो कैथ लैब जो अभी लेटेस्ट आते हैं उसमें क्यूसीए, दैट इज क्वांटिटेटिव कोरोनरी स्टेनोसिस एस्टिमेशन, जो एक स्कोर रहता है, तो उसमें से हम वो एग्जैक्ट परसेंटेज बताते हैं. बट यूजुअली एक्सपीरियंस से हम ये सब आ जाता है कि हम देख लेते हैं भाई ये 90% है, पेशेंट को एमआई हार्ट अटैक है तो 90% है, 95% है. बट काफी बार पेशेंट को बहुत लगता है सर आपने वो सर ने 80 बोला, आपने 90 बोला. तो मुझे पेशेंट को ये कहना है कि 80, 90, 5%, 10% इट डजंट मैटर, ब्लॉक है या नहीं है, और वो 70% के अबो है या नहीं है. So that is the main crux. That is the main crux. So now if we have to quickly boil down the entire conversation, what would be a few parameters in our health checks जो अगर higher level पे है then it's a red flag? मैं बेसिक पैरामीटर से जाऊंगा. ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर अराउंड मैं से 160-100 अगर उससे ज्यादा है तो आपको हाई रिस्क है. आपका HbA1c अगर 8-9 है तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क, इट शुड बी कंट्रोल. ये दोनों पैरामीटर्स बेसिक है. उसके बाद आपका हार्ट रेट भी बोलता हूँ मैं. अगर हार्ट रेट आपका मोर देन 100 है तो भी आपको रिस्क है, बिकॉज आपका हार्ट रेट अराउंड 60-70 बेसिक होना चाहिए. उसके बाद में ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में जैसे लिपिड्स के बारे में मैंने बोला कि जैसे बहुत हाई LDL लेवल है, around 100, 120, 130 we can accept, but if your LDL is going 200, that is a very high risk. It has to be treated and it's immediately should be low down as soon as possible. लिपिड्स के बारे में बोल दूंगा. उसके बाद में अदर पैरामीटर्स में जैसे आपने कुछ ECG किया, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. इको पे अगर आपका कार्डियक कुछ वॉल एबनॉर्मलिटीज है वो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है. तो मुझे लगता है 4-5 चीजें अगर है तो दीज आर आपको इंडिकेटर मिलता है कि आप कुछ आगे के टेस्ट करो. Sir, help us understand this HSCRP or heart rate variability. What are these? HSCRP आजकल काफी लोग करते हैं लिपिड्स के साथ एंड लाइपोप्रोटीन ए एंड देन दिस HSCRP, एक कॉम्बो हार्ट पैकेज करके आता है. काफी लैब वो करते हैं बिकॉज HSCRP का मीनिंग होता है कि आपका वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन कितना है, आपके वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या नहीं है, या क्योंकि वो उसका मार्कर रहता है एंड इट प्रिडिक्ट्स योर फ्यूचर रिस्क. अच्छा, HSCRP बड़ा है इसका मतलब आपको तुरंत ब्लॉकेज रहेंगे क्या? नहीं. बट अगर आपका HSCRP ज्यादा है, नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 1 to 3 के बीच में थोड़ा माइल्ड रिस्क रहता है, बट अबव 3 इज अ क्वाइट हाई रिस्क. दिस पेशेंट हैज अगले आने वाले 5 to 10 years में दे हैड अ रिस्क ऑफ कार्डियक इवेंट्स.
अच्छा। वो लोगों को मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक हम्म, हार्ट अटैक आ सकता है या ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि HSCRP के साथ मतलब इंडिविजुअल उसको हम असेस नहीं कर सकते, यू हैव टू लुक ऑल पैरामीटर्स, शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, पेशेंट का डायबिटीज, बाकी सब So पैरामीटर्स it cannot या be the जेनेटिक sole एंड अगर decision आपको बहुत maker. सारे रिस्क फैक्टर्स है और आपका HSCRP ज्यादा है मतलब यू आर हाई रिस्क कैंडिडेट। लेकिन अच्छा। आपको कुछ भी नहीं है देन ओनली HSCRP थोड़ा बड़ा हुआ है, सो इट कैन बी लाइक false positive, it can be because of some other infections, because CRP आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे काफी लोग बोलते थे CRP कर लिया, CRP कर लिया, CRP बढ़ा है, CRP, बिकॉज तब लोगों ने जान लिया कि भाई CRP कुछ तो है एंड दैट इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कुछ तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कुछ तो इवेंट चल रहा है, उसका वो मार्कर है। और HSCRP ये थोड़ा हाई सेंसिटिव CRP कहलाता है, दैट इज अ मार्कर ऑफ वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन, दैट्स व्हाई उसको HSCRP बोलते हैं। अच्छा। और वो बहुत लो नैनोग्राम में रहता है, बहुत लो लेवल पे रहता है, दैट कैन बी पिक अप विद लैब पैरामीटर्स, और उसके ऊपर हम So what level of HSCRP is alarming? more than 3, I think More it's than always, 3. yeah, it So is if it always is more alarming, than yeah, 3, then yeah, definitely. yeah, you have to check your other risk factors also and treat it accordingly and then repeat HSCRP, it is going down or it is increasing, that you have to monitor. Help us understand, what does a Holter test do and where is it recommended? Because Holter is not something that is done with a regular annual heart check. Yeah. So what does a Holter do? होल्टर एक छोटा मशीन रहता है जिसमें, क्योंकि हम लोग जब ECG करते हैं तो वो उस मोमेंट का ECG रहता है, मतलब वो 3 सेकंड में आपका ECG कैसे रहता है। होल्टर आपके पास आता है, इट कैन बी डन इन 24 आवर्स, 72 आवर्स, और यू कैन गो अप टू 8 डेज ऑल्सो। क्या डिटेक्ट करता है होल्टर? होल्टर से हम पेशेंट के अरिथमियाज डिटेक्ट करते हैं, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल चल रहा है या उसमें आपका वेरिएबिलिटी आ रहा है, लाइक आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, मतलब इरेगुलर हार्ट हो रहा है, आपको SVT हो रही है, VT के रन्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के हार्ट रेट बहुत कम हो जाते हैं, उनको सिंकोप आते हैं, मतलब होल्टर यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट से काफी रिकमेंड होता है, उनके पास पेशेंट जाता है, सर हम बाथरूम में चक्कर आके गिर गए, या मैं रास्ते पे चल रहा था मैं तुरंत गिर गया, देन एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या होता, वेदर इट वाज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और इट वाज अ कार्डियक प्रॉब्लम, तो कार्डियक में इस तरीके का सिंकोप, गिरना के कारण क्या होते हैं, तो उसमें एक एरिथमियाज एक कारण होता है, उस समय पे उसके हार्ट रेट बहुत कम हो जाते हैं, ब्लड फ्लो ब्रेन को जाता है, नहीं कोलैप्स, या तो उसका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है बॉडी का और BP लो हो जाता है, देन कोलैप्स, तो वो हमें पता नहीं चलता, न्यूरोलॉजी MRI कर लेते हैं, EEG कर लेते हैं, नॉर्मल है, तुम कार्डियक को बताओ, फिर हमारे पास आते हैं, हम होल्टर लगाते हैं, और उसमें हमने काफी पेशेंट पिकअप किए, काफी पेशेंट को मैंने देखा है उनको हार्ट ब्लॉक मिलते हैं, मतलब उस समय पे उनके पल्स रेट 30 के अराउंड जाते हैं, देन दे कोलैप्स, उसके बाद फिर वापस उनको होश आ जाता है, या कुछ पेशेंट को वाल्व के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, आवर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं उसमें, जो आवर्टा का जो मेन वाल होता है, हार्ट से सब ब्लड निकलता है, उसका अगर नैरोइंग रहता है तो भी ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं जाता और पेशेंट कोलैप्स होता है, तो वो इको पे पता चलता है। तो सिंकोप अगर किसी पेशेंट को होता है तो न्यूरोलॉजिकल चेकअप भी लगता है, साथ में कार्डियक में होल्टर एंड इको लगता है, तो ये पूरा पैकेज अगर करोगे तो सिंकोप का आपको रीजन पता चलेगा। सर, इजेक्शन फ्रैक्शन, we have heard so much about it कि इजेक्शन फ्रैक्शन plays a very important role. इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है और इसके कौन से लेवल्स एबनॉर्मल है and what does an abnormal level means? इजेक्शन फ्रैक्शन हम 2D पे डायग्नोस करते हैं, 2D पे हम बताते हैं पेशेंट को, नॉर्मली 65% रहता है ±7। अभी क्या होता है कि जब हम 65% लिखते हैं तो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर मेरा तो 65, मेरा 100 क्यों नहीं है, तो मुझे पेशेंट्स या जो भी ऑडियंस है हमारे उनको कहना है कि 65 मीन्स योर हार्ट इज 100% वर्किंग, इट्स 100% इन योर लैंग्वेज, फॉर अस इट इज 65%। सो 65% ये नॉर्मल रहता है, और वो इको पे हमें पता चलता है। उसके जो निकालने के लिए काफी सॉफ्टवेयर्स है, जो हमारे 2D को मशीन्स रहते हैं, दैट इज लाइक लेटेस्ट मशीन्स रहते हैं, उसमें हम अलग अलग सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, देयर आर सम यम मोड, विजुअल, उसके बाद में अलग है GLS, अलग अलग मेथड से हम उसको निकालते हैं, एंड देन वी इंटरप्रेट कि भाई आपका 2D को नॉर्मल है और आपका हार्ट फंक्शनिंग नॉर्मल है 65%। अभी क्या होता है कुछ पेशेंट्स में जिनको हाइपोकाइनेसिया मिलता है, मतलब उनको हार्ट का पंपिंग कम रहता है, उनको कोई ब्लॉकेजेस की वजह से रह सकता है। देयर आर सम प्रेगनेंसी में मेरे पास कुछ लेडीज आते हैं, उनको पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेस के कारण उनका हार्ट पंपिंग कम हो जाता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लोगों को आजकल ये पता नहीं कि स्ट्रेस इंड्यूस भी हार्ट को प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दैट स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कॉजेस
आपको हार्ट पंपिंग लो हो जाता है, तो वो हम 2D को पे पता चलता है। तो काफी बार लाइक 5 to 10% वेरिएबिलिटी इज एक्सेप्टेड, बट अगर आपको 45 के नीचे अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन है, मत से इट्स समथिंग अलार्मिंग। आपको फिर उसके ऊपर देखना पड़ेगा व्हाट वाज द इटियोलॉजी, आपको ब्लॉकेज है, आपको कार्डियोमायोपैथी हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन डू द ऑल And टेस्ट। get the required further tests Yes. if required. Yes. Okay, so that's about that. Now moving to the next segment, which is a Mythbusters and a few questions. So मैं कुछ lines पढ़ूंगी and you'll have to tell us if it's a myth or fact. So starting with the first one, ECG alone can detect all heart problems. Myth or fact? It's a myth. Okay. ECG कैसा है कि उस मोमेंट पे हम लेते हैं, काफी बार ECG नॉर्मल रहने के बाद भी पेशेंट को हार्ट अटैक आते हैं, हमने देखे। रिपीटेड ECG एंड अदर पैरामीटर्स वो सब इम्पोर्टेंट होता है, ओनली एक ECG पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। अच्छा, सो जब एक पेशेंट यूजुअली ER पहुंचते हैं एंड यू नो विद अ कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न और चेस्ट बर्न एंड इन ECG शोज नॉर्मल, व्हाट डू यू रिकमेंड इन सच केसेस? वो केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, क्लासिकल सिम्टम्स है लाइक चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, जॉ पेन, टिपिकल एंजाइनल पेन है तो दैट इज अ हार्ट प्रॉब्लम। अगर ECG नॉर्मल नहीं है तो भी हम 1 घंटे बाद वापस रिपीट करते हैं, एंड देन वी सेंड सम ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन और CPKMB नाम के, या वो टेस्ट भेजते हैं, एंड देन वी ऑब्जर्व फॉर 24 आवर्स, तो सब नॉर्मल है, उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो देन वी लीव द पेशेंट। यू ओनली नीड अ हार्ट टेस्ट इफ यू हैव चेस्ट पेन, मिथ और फैक्ट? वो भी मिथ है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स लगते तो बाहर से नॉर्मल है, बट अंदर से उनको प्रॉब्लम रहते हैं, साइलेंट बोलते हैं हम उसको। अच्छा। लाइक डायबिटिक पेशेंट, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो अच्छा रहता है, तो भी उसको टेस्ट करते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो मुझे लगता है कि ओनली जिसको चेस्ट पेन है उसी को नहीं करना चाहिए, असिम्टोमेटिक लोगों में भी स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। A normal TMT means your heart is perfectly healthy. ये भी Perfectly healthy. इट्स आल्सो मिथ, क्योंकि TMT निगेटिव इसका मतलब होता है कि आपको कोई क्रिटिकल ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज नहीं है। अच्छा। सिंगल वेसल ब्लॉकेज कैन बी सीन इवन यूर नेगेटिव TMT। We had seen so many patients. TMT नेगेटिव है लेकिन सिम्टम थे तो हमने एंजियो कर लिया, एंजियो में उसको एक ब्लॉक निकला, फिर पेशेंट ने बोला सर मेरा TMT नेगेटिव कैसे? सो सिंगल वेसल उतना बॉडी एडजस्ट कर लेता है। अच्छा। बट यस, डेफिनेटली ट्रिपल वेसल डिजीज हम रूल आउट करते हैं। ओके। हाई कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज मींस यू विल हैव अ हार्ट अटैक। ये भी मिथ है, हर पेशेंट को नहीं होता है, बट देयर आर सम फ्यू पेशेंट्स जिनको कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ही बढ़ा तो भी ब्लॉकेज होते हैं। देयर आर सो मेनी पेशेंट उनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने के बावजूद is they are absolutely fine. So it can be one of the contributing factor, but not a sole contributor. not 100%. Correct. Ejection fraction cannot improve once it drops. नहीं, ये भी मिथ है, मतलब आप improve कर सकते हैं, ये गलत है। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया तो इटियोलॉजी क्या है उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। इफ इट्स इस्केमिक, या ये ब्लॉकेज की वजह से अगर है, यू रिमूव द ब्लॉकेज, फ्लो बढ़ेगा, आपका कॉन्टेक्टिलिटी बढ़ेगा। देन देयर आर सम पोस्टमार्टम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, थोड़ा टाइम के बाद बताया, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उनमें 50% फीमेल दे गॉट अ लॉट ऑफ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन आफ्टर दैट स्ट्रेस इज रिलीव। ओके, सो पोस्ट प्रेगनेंसी इट कम्स बैक टू नॉर्मल 50% ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है कि एकदम आपका कम हो गया मतलब लाइफ टाइम कम नहीं रहता है, इट डिपेंड्स व्हाट इज बिहाइंड। सो understanding the reason behind it is more important. Okay, all heart tests are invasive and risky. ये भी मिथ है। There are some tests like treadmill test, echo test, which are not non-invasive, हम कर सकते हैं, or that should be done every year, है ना? LDL cholesterol is bad and should be eliminated completely. Myth or fact? LDL cholesterol ये थोड़ा little bit mix है। LDL cholesterol is bad, that is true, but eliminated completely that is wrong. हम उसको पूरा बॉडी से नहीं निकाल सकते। That is not necessary because cholesterol is required for body. आपको पता होगा बॉडी के काफी रिएक्शंस, आपके जो न्यूरॉन्स के सेल्स होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब अपने बॉडी में हर सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, हर सेल्स वॉल में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी। सो विद इन लिमिट्स अगर रहे तो इट्स ऑल गुड, है ना? अच्छा, मोस्ट अंडररेटेड कार्डियक टेस्ट दैट यू हैव सीन? मुझे लगता है कि TMT होगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, इजी है, बट काफी बार लोग ECG कर लेते हैं, इको कर लेते हैं, दे डोंट डू TMT। अच्छा। बिकॉज लास्ट वीक में मैंने एक पेशेंट देखा, उसने ECG को किया था और वो सब नॉर्मल, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। और Actually, I wanted to ask you one question, sir.
कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं who are physically not in a very good state टू to डू a द TMT. टीएमटी या So, ऐसे केसेस में क्या करना उसके लिए होता हम है? स्ट्रेस इको एंड स्ट्रेस टीएमटी करते हैं, अच्छा जिसके लिए हम डोबोटामिन नाम का इंजेक्शन देते हैं। अच्छा डोबोटामिन ये जो होता है ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और हार्ट रेट बढ़ाता है। अच्छा एक्सरसाइज से भी हम सेम करते हैं। हाँ तो डोबोटामिन हम उसको एक इन्फ्यूजन रहता है पंप, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं। हम्म एवरी मिनट थोड़ा थोड़ा जाता है, तो उसका हार्ट रेट हम बढ़ाते हैं। लाइक 70 है, फिर 90 हो जाएगा, फिर 100, फिर 120, 140। तो मेरा जो टारगेट है हार्ट रेट बढ़ा के हार्ट को स्ट्रेस देना है, तो दैट इज अचीव बाय दिस ड्रग। एंड देन वी सेम टाइम हम ईसीजी लेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट हो जाएगा, और वो इको करेंगे तो स्ट्रेस इको हो जाएगा। अच्छा So, but is it safe to it do is it? it is safe also, and it is more effective than बिकॉज बहुत normal लोगों stress को test. एक डर होता है ना कि मतलब इंजेक्ट करके हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, सो वेदर इट इज राइट और नॉट, सो यू आर सेइंग इट इज It is safe. It एब्सोल्युटली is safe. It should be done in a cardiac setup हाँ with all monitoring, and it is safe. We routinely do all these recommend tests. all these Usually tests. हम ये कुछ बिग मेजर सर्जरीज जब होती है, जैसे आर्थोपेडिक सर्जरी है, पेशेंट को तो फ्रैक्चर है, अभी उसको कहाँ दौड़ोगे? एग्जैक्टली तो उस पेशेंट के लिए सर्जन रहता है कि भाई पेशेंट का 70 इयर्स ओल्ड है एंड आई एम हाँ सस्पिशियस कि उसको हार्ट डिजीज होगा एंड आई हैव टू डू अ बिग सर्जरी। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है, विल डू द स्ट्रेस इको, विल डू द व्हेन यू डोबोटामिन ये। इंड्यूस स्ट्रेस उसमें क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रेस देते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं। अभी सर्जरी के टाइम पे जो स्ट्रेस आने वाला है, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेस इज क्रिएटेड बाय दिस ड्रग। दिस ड्रग उसका हार्ट रेट बढ़ाएंगे, उसका बीपी बढ़ाएंगे, एंड देन यू डू अ पैरेलल या ईसीजी और एंड चेक उसमें इट से आउट। हमको पता चल जाता है। फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ, पेशेंट स्टेबल है, तो हम बोल देते हैं भाई आराम से कर लो सर्जरी, कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ओके, फर्स्ट टेस्ट यू ऑर्डर फॉर अ पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड फटीग। अगर अनएक्सप्लेन फटीग है तो मैं यूजुअली शुगर्स करूंगी उसके, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में काफी बार देखा पेशेंट बोलता सर बहुत थकवा आ गए हैं, एंड देन आई ड्यू द शुगर्स, इट्स फाउंड टू बी वेरी हाई। हाई या अनएक्सप्लेन so फटीग unexplained fatigue, you test the sugars शुगर्स। first. Okay, one number on a blood report that always catches your eye, यूजुअली एलडीएल, if LDL more than, raises an alarm. yeah, alarm. Okay, my next question is, which is riskier, a high LDL or a low HDL? This is a very good question because अगर आपका HDL Which is the good या lipid. गुड कोलेस्ट्रॉल अगर वो नॉर्मल रेंज से मतलब अच्छा है, तो दैट आपका एक रिस्क फैक्टर वो कम करता है, इतना उसका वेटेज है। बट एलडीएल और एचडीएल दोनों पकड़ोगे तो I will say LDL is more dangerous thing as compared to HDL, because Indian population में HDL usually low ही पाया जाता है। अच्छा So the risk factor will, the ball is always to the LDL only because ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो उतना ही है। So LDL बढ़ेगा तो ही रिस्क फैक्टर है, तो चलो उसको कम LDL करते should हैं। be in Yeah. control. Okay, what's more worrying, high BP or high calcium score? I will say high blood pressures because अच्छा कैल्शियम तो बाद में पता चलेगा अपने को, स्टार्ट तो बीपी से होगा। BP से या होगा। तो अगर आपको हाई बीपी है तो यू कैन हैव मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। कैल्शियम का मैंने ऑलरेडी बताया, कैल्शियम इज जस्ट मतलब वो आपको एनाटॉमिकल बताएगा। बीपी एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। अगर आपका Correct. बीपी 190 200 है तो यू आर वेरी हाई रिस्क कैंडिडेट, यू कैन हैव स्ट्रोक, पैरालिसिस, इंटरनल ब्लीडिंग, और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किडनी पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ब्लड प्रेशर इज डेंजरस। One lifestyle change that can improve test results very fast. ये डाइट एंड एक्सरसाइज, बट डाइट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि क्या एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंस है, बट डाइट से मैंने काफी चेंजेस देखे। यू हैव अ डाइट लाइक यू कट डाउन योर राइस एंड योर Whites, या योर basically. योर वीट, मतलब गेहूं वगैरह कम करोगे, एंड यू पुट ऑन लाइक जवार, बाजरी, नाचनी। अगर ये आप Replace डाइट में कर या दो तो। डाइट में लोगे, एंड देन यू इंक्रीज योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, यू स्टार्ट योर फूड विद सलाद। अच्छा या यू टेक मतलब a bowl of या salad first वो and अगर then आप go. खाओगे एंड उसके बाद आप अगर आपका ये करोगे तो देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस। आई हैड सीन शुगर्स कट डाउन वेरी फास्ट, शुगर्स कोलेस्ट्रॉल कम आते वेरी फास्ट। So I have one question which is specifically I wanted to ask you. There are many patients who are hypertensive and they take this BP ki dawaiya, daily they have to take it. There are days when their BP, and they also do self monitoring every day to just keep a tab on the BP. कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं where their BP levels are very low, मतलब very low मतलब normal के range से थोड़े नीचे के तरफ है। And if they are seeing these results consecutively for a couple of days, should they be taking those BP medications or not?
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काफी बार पेशेंट आते हैं, सर मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं गोली बंद करूं क्या? हाँ कुछ पेशेंट आते हैं, सर मेरा बीपी बहुत लो रह रहा है, क्या करें? क्या करूं? तो उसके पीछे हमको फाइंड आउट करना है उनको कुछ डिहाइड्रेशन हुआ है। काफी बार क्या होता है, पेशेंट को लूज मोशंस हो जाते हैं 2-3, फिर उसका 2-3 दिन बाद उसके बीपी लो आता है। उसको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसका इंटेक कम रहता है, वाटर इंटेक कम रहता है, बहुत सारा ट्रैवल कर लेते हैं। तो डिहाइड्रेटेड बॉडी में क्या होता है कि आपके ब्लड प्रेशर थोड़े लोअर साइड को आते हैं। अच्छा सो उसके कारण वो फाइंड आउट करना पड़ता है अपने को। अगर वो चीजें है तो फिर आप शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा डोज कम कर सकते हैं। अच्छा एंड इफ दैट रिकवरी इज हैपन देन यू हैव टू टेक नॉर्मल डोसेस। सेकंड थिंग, अगर आपका बीपी नॉर्मल है इसका मतलब आपने टैबलेट बंद नहीं करना है। आप डेली टैबलेट ले रहे हैं इसलिए वो नॉर्मल है, बिकॉज डेली टैबलेट खाने के बाद आपके बॉडी में वो ब्लड प्रेशर का एक लेवल अचीव होता है। दैट इज कॉल्ड एज लाइक एक उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो ड्रग का। वो डेली लेते हैं इसलिए रहता है। अगर आप डेली खा रहे हैं इसलिए आपका 120 है। अगर आपने किया कि भाई मेरा 120 है तो फिर तो ऐसा रहेगा, बीपी बढ़ेगा तब टैबलेट लेना है, नॉर्मल हो गया बंद करना है, फिर आपको तो जिंदगी भर बीपी देखना है, गोली खाना है। दैट इज वेरी डेंजरस। दैट अप एंड डाउन इज डेंजरस। अच्छा यू हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट ब्लड प्रेशर लाइक 120 130। इट शुड नॉट लाइक कि 190 है फिर 130 कर रहा है फिर 190। दिस विल हार्म योर आर्टरीज, योर ब्रेन, योर हार्ट, योर किडनी। इट शुड बी अ लाइक प्लेट्यू लेवल। अच्छा और एक क्वेश्चन है, and these questions are coming from special recommendation to ask you. Next question is, राइट हैंड में बीपी चेक किया, एक अलग पैरामीटर दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड में बीपी चेक किया, दूसरा पैरामीटर दिखा रहा है. वेरिएबिलिटी ऑफ 10-10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज एक्सेप्टेड। उसके लिए इतना वरीसम होने की जरूरत नहीं, बट इफ इट इज मोर लाइक 30-40 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट उस हाथ की कोई नस में ब्लॉकेजेस है क्या। काफी बार क्या होता है जिस सबक्लेवियन आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज रहते हैं तो काफी बार पेशेंट बोलते हैं सर मेरा इस हाथ का बीपी नहीं आता, इस हाथ का आता है। तो दैट टाइम मतलब उसको वो आर्टरी में ब्लॉकेज रहेंगे पहले से। वी हैव टू फाइंड आउट, वी डू सीटी एंजियो देन फाइंड आउट अरे उसको तो ब्लॉकेज है उधर। काफी बार होता है। सो इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट 10-15 व्हेरिएबिलिटी आती है। मेरे पास भी पेशंट आते सर आमचा हाताचा वेगळा दिला, सिस्टरनी वेगळा बीपी सांगितला, आता वेगळा। तो दैट 10-15 व्हेरिएबिलिटी इज एक्सेप्टेड, बट अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यू नीड एन वर्कअप। Okay. And what's the mystery behind the mercury BP machines and the electronic BP machines? इन दोनों के जो readings आते हैं, there is a variation. So कितने percentage of variation is okay? अभी क्या होता है कि काफी पेशेंट्स मेरे ओपीडी में आते हैं तो यूजुअली वी डू ऑल डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग नाउअडेज। हाँ जी। एंड इवन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दे आल्सो रिकमेंडेड। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स और कुछ मशीन्स बताए कि भाई दीज आर लाइक परफेक्ट एंड यू डू विद दिस ओनली। एंड आप लोगों को पता होगा आईसीयू में भी हम लोग ऑल डिजिटल पैरामीटर से बीपी देखते हैं, देन वी डू द बीपी मेडिसिन। हम लोग उसको एनटीजी चलाते हैं, दैट इज अ वेरी पावरफुल बीपी रिड्यूसिंग मेडिसिन, दैट इज गिवन ओनली ऑन डिजिटल बीपी मशीन। सो उसका सेंसिटिविटी उतना है, वी आर बिलीविंग ऑन दैट। और मर्क्यूरी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड है, बट प्रॉब्लम्स मर्क्यूरी के आते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। काफी बार क्या होता है कि अपने को उतना पेशेंस नहीं रहता। हम पेशेंट का बीपी का फुलाते, रिलीज करते, रिलीज टाइम पे वो 5-10 बहुत फास्ट रिलीज होता है। और काफी बार क्या होता है नीचे का देखते देखते वो 90 और पेशेंट काफी बार 90 बोल देते हैं, 90 बोल देते हैं, बट अगर डिजिटल पे लोगे तो इट इज 104। दैट इज क्वाइट हायर साइड, और इस पे 90 आता है। तो मुझे लगता है कि वो मैंने प्रैक्टिस में बहुत देखा है। आई हैड सीन सो मेनी पेशेंट्स, और मैंने डिजिटल देखे और मैनुअल देखे, तो डिजिटल क्वाइट एक्यूरेट, और उसके साथ में मैंने उनके ईसीजी और इकोज भी देखे। सो जो नीचे का मतलब वो पेशेंट बोल रहे मेरा नॉर्मल रहता है, मैं मर्क्यूरी पे करता हूँ। जब मैंने उनके इकोज किया तुम्हारा बीपी कंट्रोल नहीं है, वी डिड अ डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग, 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग आल्सो हम लोग करते हैं, तो उसमें तो उनका नीचे के रीडिंग्स 100 के ऊपर ही थे। सो मुझे लगता है कि डिजिटल इज द नाउ इट शुड बी द ट्रेंड, एवरीबॉडी शुड मॉनिटर डिजिटल ओनली। Okay, so before we let you go, we would like to hear some challenging case from you, जिससे सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, and then you treated one. I know you have a lot of cases like that. So कोई किस्सा सुनाइए। चैलेंजिंग केस के बारे में तो बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस है, बट वन केस मैं बताना चाहूंगा जिसमें मेरे पास पेशेंट थे, उनके जो पेरेंट्स थे, पिताजी, तो वो धुलिया से मेरे पास आए थे। उनको ट्रिपल वेसल ब्लॉकेजेस थे, पंपिंग बहुत कम था, तो हमने उनका एंजियोप्लास्टिक किया एंड देन वी सर्वाइव दैट फेलो। अच्छा। तब मैं राउंड पे गया था, तो उनका जो एक लड़का था
इज अराउंड 34 ईयर्स। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसके आंखों के बाजू में कुछ स्किन टैग्स आए थे दोनों आंखों के बाजू में, इधर। या तो अच्छा। दैट इज कॉल्ड एज झंतेलेज्मा। और अच्छा। उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहने के चांसेस रहते हैं और ब्लॉकेजेस पे रहने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे पिताजी को इतने ब्लॉकेज अपन ने निकाले हैं तो तुम्हारा ये हम हेल्थ चेकअप कर लेते हैं, 2D को TMT वगैरह। तो उसने हाँ तो बोला, बट ही डिडंट केम टू मी और एनीबडी अदर कार्डियोलॉजिस्ट। देन मैंने उनको पिताजी को डिस्चार्ज कर लिया वगैरह, वो सब चले गए। और उसके 3 महीने बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे धुलिया से एक एम्बुलेंस आ गई। अच्छा। सायरन बजे तो ये एम्बुलेंस कैजुअलिटी में पहुंच गई। कैजुअलिटी में आ गए। कैजुअलिटी में आने के बाद आरओ ने उनको रिसीव किया। एक यंग पेशेंट उधर कैजुअलिटी में लिया था। इज अ 34 इयर्स यंग पेशेंट। आरएमओ का फोन आया, सर पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, BP 60 है, उसको बहुत सारा चेस्ट पेन है और पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। अच्छा। लग रहा है कि वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। और उन्होंने बोला है कि आपके अंडर एडमिट करना है, कुछ तो पहचान है, मुझे पता नहीं क्या है। मैं तुरंत उठ गया, अरे बहुत क्रिटिकल केस है वगैरह। मैंने तुरंत वहां से कैथ लैब वालों को फोन किया। कैथ लैब की जो हमारी टीम है, सीनियर टेक्नीशियंस, ऑल दिस पीपल, की भाई पेशेंट नीचे है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप लोग आ जाओ, कैथ लैब रन करो, मशीन चालू करो, एवरीथिंग शुड बी रेडी। उन्होंने सब, वो लोग भी तुरंत पहुंच गए। मैं यहाँ से पहुंचा, मैंने गाड़ी से उतरा, मैं तुरंत कैजुअलिटी में चला गया। कैजुअलिटी में मैंने जैसे ही बेड पे गया, मैंने देखा तो वो वही लड़का था जो 3 महीने पहले कहा था कि ऐसा कर लो। एंड फिर वो बहुत इमोशनल हो गया वो लड़का। और उसने जब मेरे को देखा तो उसको थोड़े शायद होप्स आए होंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो छोड़ ही नहीं रहा था मेरा हाथ कि सर मुझे बचा लो, उस तरीके का बोला था। BP बहुत कम था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। साथ में उसके पिता 34, साथ में एम्बुलेंस में उसके पिताजी जिनका हमने प्लास्टिक किया तो वो भी आ गए थे। उसकी वाइफ थी, वो आई थी, उसका छोटा बच्चा भी आया था। तो वो पूरा फैमिली था, उसका भाई भी था। तो उनको देख के और वो पिताजी ने तुरंत बोला कि सर मेरे बच्चों को बचाओ, आपने मुझे बचाया, मेरा तो कोई चांस ही नहीं था, मैं मर जाता तो अच्छा, लेकिन मेरा बच्चा बचाओ। तो वो इतना इमोशन क्रिएट हो गया था और कंडीशन क्रिटिकल थी। अभी मुझे पता था कि शायद ये नहीं बच पाएगा, बिकॉज इतना शॉक में था वो। 60 सिस्टोलिक BP, वहां ऑपरेट करना भी बहुत क्रिटिकल था। मैंने तो टीम को बोला सब रेडी करो, हम तो लेंगे। तो मैंने डेयरिंग ही कर रहा था, मैंने तुरंत ऊपर लिया पेशेंट को। फिर हमने रिलेटिव से सब बात किया, वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग थे क्योंकि मैंने एक केस अच्छा किया था तो वो थोड़ा समझ रहे थे। बट वो ये भी नहीं समझ रहे थे कि सर आपने हमारे पिताजी को अच्छा किया तो इसको भी अच्छा ही करो, यू डू योर 100%, बचाओ 100%। अभी 100% नहीं पॉसिबल था, रिस्क बहुत ज्यादा था। इट्स लाइक ऐसे 60% मर सकता था, 40% बचेगा, इस टाइप का मैंने बोला। उनके चेहरे पे काफी परेशान, मतलब दे आर लाइक इन ट्रबल। और हमारा एज ए डॉक्टर इतना इमोशनली इन्वॉल्व रहना अच्छा नहीं रहता, यूजुअली नहीं चाहिए डॉक्टर का, अदरवाइज विल नॉट एबल टू। बट वो केस में मैं बहुत इमोशनली इन्वॉल्व था क्योंकि उसके पिताजी 4-5 दिन एडमिट थे, तो रोज मिलना और वो सब चीजें, तो थोड़ा एक होता नहीं बॉन्डिंग पेशेंट से हो ही जाता है, एक पर्सनल बॉन्ड। तो वो होने के बाद बहुत सिचुएशन क्रिटिकल थी। हमने लिया, हमने पहले डिसीजन लिया कि हम उसको एक बलून लगाएंगे, इंट्रा आयोटिक बलून बोलते हैं उसको। तो वो डालेंगे हम उसका BP बढ़ाएंगे। दैट वाज माय डिसीजन, क्योंकि कोई मतलब नहीं है 60 BP पे नहीं, क्योंकि BP का जो मेडिसिन था वो हमने 30 तक लगाया था, 30 ml थे, यूजुअली 1-2 ml लगाते, इतना ज्यादा लगाया। फिर मैंने तुरंत उसके पैर में से हमने वो बलून डाला, बलून से हमने उसका BP बढ़ाया। थोड़े टाइम हम वेट किया, 30 मिनट्स, उसमें वो BP 60 से 80 हो गया, 80 से 90 हो गया, 90 से 100 हो गया। 100 आने के बाद थोड़ा उसका अलर्टनेस भी बढ़ गया, क्योंकि उसको परफ्यूजन मिला, ब्रेन को भी ब्लड मिला, इस किडनी पे ब्लड मिला, तो यूरिन भी थोड़ा स्टार्ट हो गया उसको आना, थोड़ा अलर्टनेस बढ़ा। तो मुझे थोड़ा होप्स आया कि शायद ये टॉलरेट कर लेगा, विल डू द एंजियो। फिर हमने तुरंत उसका एंजियो किया। एंजियो वाज वेरी हॉरिबल, वेरी हॉरिबल। उसका राइट साइड 100% बंद था, लेफ्ट में उसका जो लेफ्ट मेन बोलते हैं, दैट इज द मेन आर्टरी, उसमें 90-95% ब्लॉक था। LED आगे जाके 100% था, सरकमप्लेक्स में भी 90% था, नीचे भी 90% था, रैमस एक निकलती वहां से उसमें भी 90%। मतलब देयर इज नो होप्स ही नहीं कि अभी उसको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, इस टाइप का सिचुएशन था। मैंने तुरंत जो बाईपास सर्जन है उनको मैंने फोन किया कि आप एक बार आ जाओ। उनका भी केस चालू था, सुबह वो 6 बजे केसेस करते स्टार्ट, तो वो भी उधर ही थे OT में। तो वो आ गया और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये तो कोई नहीं बचने वाला, इसको जो ब्लॉकेज है वो नीतू मान के सर को जिस टाइप के ब्लॉकेज थे उस टाइप के, वो सब ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए, इस टाइप के ब्लॉकेज है, ये नहीं बचेंगे। दिस वाज द साइंड। ये कहने के बाद तो रिलेटिव्स उधर रोने लग गए कि अभी तो पेशेंट बचने नहीं वाला है। मैं भी बोला कि अभी क्या करेंगे, कहाँ स्टेंट डालेंगे, क्या करना है। तो हमने थोड़ा सा वो सीढ़ी को और अच्छे से देखा और
अच्छे से देखा एंड देन विल टूक अ कॉल कि भाई उसका राइट हैंडेड है, वो तो पहले से बंद है, लेफ्ट का भी एक हैंडेड है, वो भी पहले से बंद है, अभी उसको जो कुछ फ्लो जा रहा है वो एक ही नस में जा रहा है और लेफ्ट मेन से जा रहा है, दैट इज रैमस और सरकम्प्लेक्स में, तो हम वहाँ 2 स्टेंट लगवाएंगे एंड विल ट्राई टू सेव हिम। अभी उसको बाईपास का चांस था एक, बट वो धुलिया से हार्ट अटैक का इंजेक्शन लेके आया था 40,000 का, तो सर्जन ने बोला है कि चांसेस नहीं है ज्यादा बचने के, बट अपन बाईपास कर सकते थे, बट आपने वो इंजेक्शन धुलिया से लिया है 3-4 घंटे पहले, उससे आपको ब्लीडिंग बहुत होगा, बाईपास तो मैं कर लूंगा लेकिन ब्लीडिंग से पेशेंट मर जाएगा, सो ऑप्शन भी दूसरा नहीं था, तो प्लास्टिक का डिसीजन लिया, रिलेटिव को सब समझाया, वापस एक 5 मिनट में मैंने उनको फटाफट ब्रीफ किया कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट शायद हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, Such high stakes involved. एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द केस। हम वहाँ गए, हमने कैथेटर्स बिठाया, 2 वायरी डाले, बलून तो काम कर ही रहा था, एंड देन वी डू वेरी फास्ट, हमने फटाफट 2 साइड को 2 बलून फटाफट फुला दिए, एंड देन वी पुट अ 2 स्टेंट साइमल्टेनियस, 2 स्टेंट फुला दिए लेफ्ट में से, एंड देन द फ्लो अचीव। पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था, उसको आईबीपी चालू था, उसके बाद प्लास्टिक तो अच्छी हो गई, पर उसने टॉलरेट कर लिया, हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, 24 आवर्स बहुत रिस्की थे, पेशेंट ने पूरा प्रोसीजर टॉलरेट किया, 24 आवर्स के बाद मॉर्निंग में पेशेंट बहुत कॉन्शियस हो गया, और वो बोल रहा था मेरा वेंटिलेटर निकाल दो, सुबह हम राउंड कर गए एंड यूजर कि मैं अच्छा हो गया, मेरा वेंटिलेटर निकालो, मुझे कोई पेन नहीं है, दिस वाज हिज एक्सप्रेशंस। फिर हमने बोला ठीक है रुको, देन वी एक्सट्रूबिटेड है, उसका वेंटिलेटर ऑफ कर दिया, उसका बलून भी हमने आफ्टरनून में ऑफ कर दिया, कैथेटर निकाल लिए उसका, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 2 दिन के बाद मॉर्निंग में तो उसको हमने चलाया, इज मूविंग, ही शिफ्टेड टू द रूम, अच्छा, एंड ही वाज फाइन। अभी वो फॉलोअप का आता है तो दैट वाज एकदम अमेजिंग लगता है कि ये पेशेंट जिंदा है। lovely. लेकिन अभी क्या है कि उसमें मैंने उसको बोला था कि अभी तो तू अच्छा हो गया, मैंने तुमको बचा लिया, तुम्हारे 2 जो ब्लॉकेज है शायद तुमको उसको बाईपास लगने वाला है, लेकिन वो अभी सुनने के मूड में नहीं है। फिर से बोले कि सर मैं तो सुपरमैन हो गया, मैं सब चलता हूँ फिरता हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अरे बाबा तुमको मैंने उस टाइम पे बचा लिया, अभी तुम्हारे पास समय है एंड यू डू अ बाईपास, शायद कर लेगा, अभी तो Hopefully. 6 अभी तो काफी 1 साल हो गया है, इज डूइंग फाइन। So this message goes out to him. Yeah. Let's not land up in ER once again. Yeah. So such inspiring stories and such high tension वाला environment जिसमें आप काम करते हो, what do you do to keep yourself so calm all the time? उसमें क्या रहता है कि जब हमारा ऑपरेशन चलता है ना, हम थोड़ा म्यूजिक लगाते हैं उधर, और मेरी जो टीम है उनको भी म्यूजिक पसंद है, सब लोगों को, सब लोग म्यूजिक लगा देते हैं, तो हमें उतना स्ट्रेस नहीं आता, हम म्यूजिक सुनते रहते हैं। So music therapy चलता या रहता है। म्यूजिक थेरेपी चलती While the है, पेशेंट्स cardiovascular भी therapy. कुछ पेशेंट डिमांड करते हैं, उनको ये गानी चाहिए, अच्छा। तो दैट इज आल्सो गुड। हम बोलते हैं बाबा ठीक है, आपको ठीक ये है। गाना चाहिए तो हम वो गाना सुनो, लगाएंगे, हम भी वही सुनेंगे। बिकॉज हमारे पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं काफी बार, व्हेन वी Very डू द nice. प्रोसीजर्स दे आर सीइंग ऑल थिंग्स, दे आर लिसनिंग, काफी बार वो उनको भी डर लगता है सर, हाँ। आप क्योंकि हम लोग उधर बातें करते हैं ना, हम बोलते हैं बलून नहीं जा रहा है, अरे बलून फूट रहा है, बलून वायर टूट रही है, तो पेशेंट डर जाता है, भाई कुछ तो बड़ा हो रहा है मेरे अंदर, तो डरते वो बोलते, बट दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ पार्सल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग विद आवर टेक्नीशियंस, हमारे अदर कार्डियोलॉजिस्ट, हम सब डिस्कस करते रहते केसेस, बट पेशेंट कॉन्शियस रहता है, तो बाद में वो बोलता है अरे मेरा बलून टूटा होगा, ऐसा बोलते हैं आपसे, तो हम बोलते हैं कि बाबा वो उस समय का डिस्कशन था, इट डजंट, So उस पे ध्यान मत दो। yeah. So before we wind up this podcast for today, what would be your last final message to all people out there for a better heart health, who are having hypertension or any heart condition? क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने पेशेंट्स को? पेशेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो हेल्दी लाइफस्टाइल काफी लोग बोलते हैं वो अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, उसके साथ में आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, 30 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनट्स आप तो निकाल ही लोगे दिन में, साथ में अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट, राइस कम करो, पॉलिश राइस रहता है, व्हाइट राइस रहता है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, रिड्यूस राइस, रिड्यूस गेहूं, इंक्रीज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डू 30 मिनट एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने जो दोस्त है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत टाइम निकालो, अपने जो काम से टाइम निकालोगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाओगे, बॉडी को टाइम मिलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और जो अपने रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं वो करना बहुत जरूरी है। काफी लोग क्या करते हैं, 1 साल में हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, 4 साल चेक ही नहीं करते, तो मुझे लगता है कि उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है,
दिस इज लाइक कि भाई जैसे आपने कार ले लिया 3 4 6 महीने का, तो आप तो कार को चेक कर ही लेते हो, करेक्ट। कोई लिया उसका इंश्योरेंस भी भरते हो। लाइक आपने 40 लाख की कार लिया इनोवा, मेरे को पता है, मेरे पास इनोवा गाड़ी है, उसका तो 50,000 का तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस, वो अगर 10,000 करेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये जो नॉन लिविंग चीजों है जिसके लिए आप इतना बड़े इंश्योरेंस निकालते हैं, उनका सर्विसिंग कराते हैं, और इतनी जो बॉडी है अपनी, जो करोड़ों करोड़ों की बॉडी है, अपना जो शरीर है, अगर भगवान ने परचेस करने को बोला रहता, अगर भाई तुमको अगर बच्चा चाहिए तो तुम्हें परचेस करना पड़ेगा बच्चा एक, तो उसका कॉस्ट करोड़ों में जाएगा। लाइक उसका हार्ट, लीवर, किडनी, एवरीथिंग वी हैव टू परचेज, तो करोड़ों में जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने को फ्री में मिला है भगवान से, तो उसका हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों के टेस्ट करो, बट दीज आर लाइक सिंपल टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि दिवाली में हम कपड़े लेते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, होटल्स में जाते हैं, और हेल्थ का समय आता है, क्योंकि अभी मेरे को काफी लोग बोलते हैं ना, मैंने हेल्थ चेकअप्स रखे, हम लोग करते हैं हेल्थ चेकअप, बोलते हैं सर उधर भी काम करो, उधर भी फ्री करो। मुझे लगता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्पेंड सम अमाउंट ऑन दिस। फ्री तो हम कर ही सकते हैं, जिसको जरूरत है हम वो लोग को फ्री कर ही रहे हैं। बस लोग के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग, उनको लगता है कि सब चीजें फ्री होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ स्पेंड करोगे तो उसका वैल्यूएशन रहेगा, उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। और कोई, मुझे नहीं लगता हेल्थ चेकअप के लिए कोई पैसे कमाने के लिए हेल्थ चेकअप्स कर रहे हैं। ऑल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या ऑल कोई छोटे छोटे सेटअप्स है, दिस पीपल्स आर डूइंग टू कीप यू हेल्दी। सो टेक द एडवांटेज ऑफ these health checkups and keep healthy. Thank you. Thank you, sir. On that note, thanking you once again for giving your precious time to Sayadri Health Talks. Yeah. And on a Sunday, taking so much time from you. But it was a lovely discussion, and I think इस discussion से काफी सारे parameters, उनकी importance, and काफी सारे important चीजें हमने बात करी है, which comes to many of the many of layman's mind. Yeah. So, thanking you once again for coming on today's podcast. On that note, signing off, Dr. Tushita, Sayadri Health Talks.